नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल बातें साहित्यिकी पर आप सभी का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत। मित्रों, आज हम पढ़ेंगे छायावाद के प्रमुख स्तंभ सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित कविता संध्या के बाद। मित्रों, यह कविता एनसीईआरटी की कक्षा 11 की हिंदी की पुस्तक अंतरा के 14वें अध्याय में तथा विभिन्न राज्यों की सहायक प्राध्यापक प्रतियोगी परीक्षा के पाठ्यक्रम में सम्मिलित है। मित्रों, छायावादी काव्यधारा के महान कवि सुमित्रा नंदन पंत का जन्म 20 मई 1900 को उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के कौसानी नामक ग्राम में हुआ। इनकी प्रारंभिक शिक्षा वाराणसी में हुई थी तथा उच्च शिक्षा इलाहाबाद के म्योर कॉलेज में हुई। पंत जी ने लोकायतन नामक संस्था की स्थापना की और लंबे समय तक आकाशवाणी के परामर्शदाता भी रहे। 28 दिसंबर 1977 को इनका निधन हो गया। आपकी प्रमुख रचनाएं वीणा, पल्लव, युगवाणी, ग्राम्या, ग्रंथि, स्वर्ण किरण, गुंजन और उत्तरा है। आपको चिदंबरा के लिए भारतीय ज्ञानपीठ, लोकायतन के लिए सोवियत नेहरू शांति पुरस्कार और हिंदी साहित्य की अनवरत सेवा के लिए पद्म भूषण से अलंकृत किया गया। मित्रों, सुमित्रा नंदन पंत की आरंभिक कविताओं में प्रकृति प्रेम और रहस्यवाद झलकता है और इसके बाद के चरण की कविताएं मार्क्स व गांधी से प्रभावित हैं। अगले चरण की कविताओं पर अरविंद दर्शन का प्रभाव नजर आता है। पंत जी को प्रकृति के चितेरे कवि कहा जाता है। प्रकृति के काल रूप का चित्रण और उसके पल पल के परिवर्तनशील सौंदर्य का चित्रात्मक वर्णन आपकी विशेषता है। प्रस्तुत कविता संध्या के बाद दिसंबर 1939 में लिखी गई थी, जो पंत जी के द्वारा रचित ग्राम्या में संकलित है। मित्रों, ग्राम्या 1940 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। इस पुस्तक को उन्होंने नरेंद्र को समर्पित किया है। ग्राम्या के निवेदन में पंत लिखते हैं कि ये कविताएं ग्राम जीवन में मिलकर उसके भीतर से अवश्य नहीं लिखी गई हैं। ग्रामों की वर्तमान दशा में वैसा करना केवल प्रतिक्रियात्मक साहित्य को जन्म देना होता। मित्रों, प्रस्तुत पंक्तियों में पंत क्या कहना चाहते हैं यह स्पष्ट नहीं होता। ग्राम जीवन में मिलकर उनके भीतर से कविता लिखना प्रतिक्रियात्मक साहित्य को जन्म देना कैसे कहा जा सकता है। संध्या के बाद कविता में यद्यपि ग्रामीण अंधकार का अवसादपूर्ण चित्रण है, परंतु ग्रामजनों का शांत जीवन भी तटस्थता के साथ अंकित किया गया है और कविता के अंत में ग्रामीणों का संगठित होकर अंधकार में प्रकाश की मांग करना दिखाकर कवि ने आगामी विकास की संभावनाएं संकेत की हैं। इस कविता में ग्रामीणों के विभिन्न सामाजिक स्तरों के प्रतिनिधियों का भी हल्का सा चित्रण है। यद्यपि ग्राम जीवन के विभिन्न पार्श्वों को ले लेने के कारण यह रचना शिल्प की दृष्टि से बिखरी हुई दिखाई देती है, पर अन्य दृष्टियों से इनमें ग्राम जीवन की यथार्थवत्ता और उसके उन्नयन के संकेत भी मिलते हैं। तो आइए मित्रों, चलते हैं प्रस्तुत कविता की ओर और इसकी व्याख्या करने का प्रयत्न करते हैं। सिमटा पंख सांझ की लाली, जा बैठी अब तरु शिखरों पर, ताम्रपर्ण पीपल से शतमुख, झरते चंचल स्वर्णिम निर्झर, ज्योति स्तंभ सा धस सरिता में, सूर्य क्षितिज पर होता ओझल, बृहद जिह्म विश्लथ कैंचुल सा, लगता चित कबरा गंगा जल। मित्रों, कवि संध्या को एक पक्षी के रूप में चित्रित करते हुए कहता है कि यह संध्या रूपी पक्षी अपने पंखों को समेटकर अपनी लाली के साथ पेड़ की ऊपरी शाखाओं पर जा बैठता है। अर्थात संध्या की लाली अब पेड़ों की फुनगियों पर ही दिखाई दे रही है। तांबे के रंग के पीपल के पत्तों के समान सैकड़ों मुख वाले झरने सुनहरी धाराओं में बह रहे हैं। झरनों के जल पर पीला प्रकाश पड़ रहा है। धूप छाह के रंग की रेती अनिल उर्मियों से सर्पांकित, नील लहरियों में लोडित, पीला जल रजत जलद से बिंबित, सिकता सलिल समीर सदा से, स्नेह पाश में बंधे समुज्वल, अनिल पिघल कर सलिल सलिल ज्यों गति द्रव को बन गया लबोपल। मित्रों, पंत जी कहते हैं कि संध्या की लालिमा में
नदी के तट की रेत धूप छांव के रंग की है, अर्थात नदी के तट पर धूप छाह का प्रकाश फैला हुआ है। वह हवा के बहने पर सर्प अर्थात सांप का सा रूप ले लेती है। नदी के नीले जल पर सूर्य का प्रतिबिंब पड़कर उसे पीला बना देता है और उस पर बादलों की सफेदी रजत अर्थात चांदी के जैसी दिखाई देती है। ऐसा लगता है जैसे हवा पिघलकर पानी बनता है और पानी अपनी गति तथा तरल रूप को खोकर ओले के रूप में ढल जाता है। इस तरह प्रकृति में बदलाव होते रहते हैं। शंख घंट बजते मंदिर में, लहरों में होता लय कंपन, दीप शिखा सा ज्वलित कलश नभ में उठकर करता नीराजन। तट पर बगलों सी वृद्धाएं विधवाएं जब ध्यान में मगन, मंथर धारा में बहता जिसका अदृश्य गति अंतर रोदन। पंत जी कहते हैं कि संध्या के समय मंदिरों में आरती होने की तैयारी शुरू हो जाती है। वहां शंख और घंटे बजने लगते हैं, जिससे नदी की लहरों में कंपन होने लगता है। दीपक की लौ के समान कलश भी सूर्य की लालिमा में आकाश में ऊपर उठकर आरती करता हुआ दिखाई पड़ता है। नदी के किनारे पर बूढ़ी विधवा स्त्रियां बगुलों के समान प्रतीत होती हैं। वे जब तप में मग्न रहती हैं। उनके दिल में तो दुख है और उनका हृदय रोता रहता है। उनके मन की पीड़ा नदी की धीमी धारा में बह जाती है। उनके हृदय का दुख बाहर से दिखाई नहीं देता। दूर तमस रेखाओं सी उड़ते पंखों की गति सी चित्रित, सोन खगों की पांति आर्द्र ध्वनि से नीरव नभ करती मुखरित। स्वर्ण चूर्ण सी उड़ती गोरज किरणों की बादल सी जलकर, सनन तीर सा जाता नभ में ज्योतित पंखों कंठों का स्वर। पंत जी कहते हैं कि दूर आकाश में पक्षियों की उड़ती हुई पंक्तियां अंधकार की रेखाओं जैसी लगती हैं। पक्षियों की पंक्ति अपनी चहचहाहट से शांत आकाश में गुंजार करती चली जाती हैं। संध्या के समय जब गायें घरों की ओर लौटती हैं, तो उनके खुरों से जो धूल उठती है, वह सूर्य के प्रकाश से सुनहरी हो जाती है। तो ऐसा लगता है कि बादल की ये किरणें जल गई हैं। जब आकाश में पक्षियों के कंठ का तेज स्वर गूंजता है, तो वह आकाश में तीर के समान सनन सनन करते हुए निकल जाता है। लौटे खग गायें घर लौटी, लौटे कृषक शांत श्लथ डग पर, छिपे ग्रहों में म्लान चराचर, छाया भी हो गई अगोचर। लौट पैंट से व्यापारी भी जाते घर उस पार नाव पर, ऊंटों घोड़ों के संग बैठे खाली बोरों पर हुक्का भर। मित्रों, पंत जी कहते हैं कि संध्या के समय पक्षी और गायें अपने घरों को लौट रहे हैं। किसान भी सारा दिन परिश्रम करके हारे थके कदमों से घर लौट रहे हैं। वे सभी अपने अपने घरों में घुसकर छिप गए हैं और अंधकार के कारण अब तो उनकी छाया तक दिखाई नहीं देती। गांव की पैठ अर्थात बाजार से व्यापारी भी अपने अपने घर नावों पर बैठकर लौट रहे हैं। वे ऊंट घोड़ों के साथ खाली बोरों पर बैठकर हुक्का पी रहे हैं। जाड़ों की सूनी द्वाभा में झूल रही निशि छाया गहरी, डूब रहे निष्प्रभ विषाद में खेत बाग गृह तरु तट लहरी। बिरहा गाते गाड़ी वाले भूख भूख कर लड़ते कूकर, हुआ हुआ करते शियार, देते विषण्ण निसिबेला को स्वर। मित्रों, पंत जी कहते हैं कि सर्दियों की रात है, चारों ओर सन्नाटा पसरा पड़ा है। संध्या के धीमे प्रकाश में रात की छाया गहराती जा रही है। इस अंधकार में सभी कुछ डूबता जा रहा है। उनकी चमक फीकी पड़ती जा रही है। इसका प्रभाव खेत, घर, बाग, बगीचे, पेड़, किनारे और लहरों पर भी पड़ रहा है। ये सभी अंधकार में डूबते जा रहे हैं। कवि कहता है कि रात के इस वातावरण में गाड़ीवान विरह का गीत गाते हुए चल रहे हैं। रास्ते में कुत्ते भी भौंक भौंक कर लड़ते दिखाई देते हैं। रात के समय सियार हुआ हुआ की आवाज निकाल रहे हैं। इनके स्वरों में
दुखी रात को भी मानो आवाज मिल रही है। माली की मड़ई से उठ, नभ के नीचे नभ सी धूमाली, मंद पवन में तिरती नीली, रेशम की सी हल्की जाली। बत्ती जला दुकानों में बैठे सब कस्बे के व्यापारी, मौन मंद आभा में हिमकी ऊँग रही लंबी अंधियारी। मित्रों, शाम होते ही गांव के माली के कच्चे घर से आकाश के नीचे धुआं सा उठने लगता है। शायद घर में खाना पकाने के लिए आग जलाई जा रही है। यह धुएं की लकीर हवा में ऐसे तैरती हुई जान पड़ती है जैसे नीले रेशम की हल्की सी जाली हो। इसी समय गांव के दुकानदार रोशनी के लिए बत्ती जला लेते हैं। यह बत्ती बहुत कम रोशनी देती है। इसकी आभा ऐसी मंद पड़ जाती है कि रात के अंधेरे में मानो हिम का प्रसार ऊँघ रहा है, अर्थात सर्दी के प्रभाव से जाड़े की अंधेरी रात लंबी प्रतीत होती है। धुआं अधिक देती है टिन की डिबरी, कम करती उजियाला, मन से कड़ अवसाद शांति, आंखों के आगे बुनती जाला। छोटी सी बस्ती के भीतर लेन देन के थोते सपने, दीपक के मंडल में मिलकर मंडराते घिर सुख दुख अपने। मित्रों, गांव में गरीब लोगों के द्वारा टिन की डिबरी में बत्ती लगाकर जलाई जाती है। इस डिबरी की विशेषता बताते हुए पंत जी कहते हैं कि इसमें रोशनी बहुत कम होती है और धुआं बहुत निकलता है। इस मंद रोशनी में मन का दुख आंखों के सामने जाला सा बुनता प्रतीत होता है। अर्थात गांव का जो दुकानदार है वह दुखी रहता है क्योंकि यह एक छोटी सी बस्ती है और इसमें लेन देन की बात करना बेकार है। यहाँ ग्राहक न के बराबर हैं। दीपक की लौ के चारों ओर सुख दुख ही मंडराते रहते हैं। कप कप उठते लौ के संग, कातर उर क्रंदन मूक निराशा, क्षीण ज्योति ने चुपके ज्यों, गोपन मन को दे दी हो भाषा। लीन हो गई क्षण में बस्ती, मिट्टी खपरे के घर आंगन, भूल गए लाला अपनी सुधि, भूल गया सब ब्याज मूलधन। मित्रों, संध्या के समय गांव के वातावरण का चित्रण करते हुए पंत कहते हैं कि गांव में गरीबी का साम्राज्य है और इसी कारण उनके हृदयों में क्रंदन होता रहता है। उनमें निराशा की भावना व्याप्त है, परंतु वे इसे प्रकट न करके चुप ही रहते हैं। इस समय जो हल्का सा प्रकाश हो रहा है वही उसके मन में समाई गुप्त बातों को प्रकट करता जान पड़ता है। थोड़ी देर बाद ही सारा गांव अंधकार में डूब जाता है। उनके कच्चे घर आंगन सब अंधकार में विलीन हो जाते हैं। इस निराशा भरे वातावरण में गांव का छोटा सा दुकानदार अपनी सुध तक भूल जाता है। वह मूलधन और ब्याज का हिसाब लगाना भी भूल जाता है। सकुची सी परचून किराने की ढेरी, लग रही तुच्छतर, इस नीरव प्रदोष में आकुल, उमड़ रहा अंतर जग बाहर। अनुभव करता लाला का मन, छोटी हस्ती का सस्तापन, जाग उठा उसमें मानव और असफल जीवन का उत्पीड़न। पंत जी कहते हैं कि गांव के छोटे छोटे व्यापारियों की परचून की दुकान सकुची हुई सी लगती है क्योंकि उसमें सामान बहुत कम है। वह छोटी से छोटी होती चली जाती है। संध्या के इस शांत वातावरण में दुकानदार का हृदय बेचैन है और अंदर का दुख उमड़ उमड़ कर बाहर निकल रहा है। अन्य सभी लोग भी दुखी और परेशान हैं। गांव की दुकान के दुकानदार के मन में हीन भावना पैदा हो रही है क्योंकि उसमें भी मनुष्यता की भावना है और उसे अपना जीवन असफल प्रतीत होता है। वह अपनी छोटी हस्ती अर्थात छोटे ओहदे के कारण अपने अंदर हीन भावना का अनुभव करता है और बेचैन हो जाता है। दैन्य दुख अपमान ग्लानि, चिर क्षुधित पिपासा मृत अभिलाषा, बिना आय की क्लांति बन रही उसके जीवन की परिभाषा। जड़ अनाज के ढेर सदृश ही वह दिन भर बैठा गद्दी पर, बात बात पर झूठ बोलता, कौड़ी की स्पर्धा में मरमर। मित्रों,
गांव के लोग घोर दरिद्रता में जीवन बिता रहे हैं। वे दीनता, दुख, अपमान और घृणा के भावों को झेलते हैं, ग्लानि के भावों को झेलते हैं, भूखे प्यासे रहते हैं। उनकी इच्छाएं मर गई हैं क्योंकि वे कभी पूरी नहीं हो पाती। उनकी आय कम है और उनकी इस कम आय ने उनके जीवन को दुख की परिभाषा बना दिया है। गांव का दुकानदार निर्जीव अनाज की ढेरी के समान दिन भर अपनी दुकान की गद्दी पर बैठा रहता है। उसकी बिक्री बहुत कम है और इसीलिए वह पैसा कमाने की होड़ में बात-बात पर झूठ बोलता रहता है। फिर भी क्या कुटुंब पलता है, रहते स्वच्छ सुघर सब परिजन, बना पा रहा वह पक्का घर, मन में सुख है, जुटता है धन, खिसक गई कंधों से कथड़ी, ठिठुर रहा अब सर्दी से तन, सोच रहा बस्ती का बनिया, घोर विवशता का निज कारण। मित्रों, पंत जी कहते हैं कि ग्रामीण परिवेश में छोटी सी दुकानदारी के लिए सारे प्रयास करने पर भी उसके परिवार का भरण पोषण नहीं हो पाता। न उनको पहनने के लिए साफ कपड़े मिल पाते हैं और ना वे तंदुरुस्त ही रह पाते हैं। वह अपने रहने के लिए पक्का घर भी नहीं बना पाता। उसके मन में न तो कोई सुख है और न ही वह धन कमा पाता है। वह कंधों पर फटे हुए कपड़ों की बनी गुदड़ी डाले हुए है और उसका शरीर सर्दी के कारण कांप रहा है क्योंकि वह सोचता है कि उसका जीवन हर मोर्चे पर विफल हो रहा है और इसी सोच में उसके कंधे पर रखी गुदड़ी खिसक जाती है और वह यह सोचता है कि उसका जीवन इतनी विवशताओं से क्यों भरा हुआ है, जो उसे वे सभी वस्तुएं नहीं मिल पाती जो एक शहर का दुकानदार आसानी से प्राप्त कर लेता है। गांव का वह दुकानदार घोर व्यवस्था का जीवन जीने को मजबूर है। शहरी बनियों सा वह भी उठ क्यों बन जाता नहीं महाजन, रोक दिए हैं किसने उसकी जीवन उन्नति के सब साधन। यह क्या संभव नहीं व्यवस्था में जग की कुछ हो परिवर्तन, कर्म और गुण के समान ही सकल आय व्यय का हो वितरण। मित्रों, प्रस्तुत पंक्तियों में पंत जी कहते हैं कि गांव का छोटा दुकानदार यह सोचता है कि वह शहरी बनियों अर्थात व्यापारियों के समान बड़ा क्यों नहीं बन पाता। उसे भी महाजन बनने का अधिकार है, पर वह बड़ा नहीं बन पा रहा है। ऐसा क्या कारण है? उसे यह बात समझ में नहीं आती कि उसकी तरक्की किसने रोक रखी है। उसके जीवन में उन्नति क्यों नहीं हो रही? क्या आज संसार की जो व्यवस्था चल रही है, उसमें परिवर्तन नहीं हो सकता? अर्थात इस व्यवस्था में परिवर्तन होना चाहिए। इसमें परिवर्तन से ही हमारे जीवन में सुधार हो सकता है। कर्म और गुण के आधार पर सभी की आमदनी और खर्चे का वितरण होना चाहिए, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। घुसे घरौंदों में मिट्टी के अपनी अपनी सोच रहे जन, क्या ऐसा कुछ नहीं फूंक दे जो सब में सामूहिक जीवन। मिलकर जन निर्माण करें जग, मिलकर भोग करें जीवन का, जन विमुक्त हो जन शोषण से, हो समाज अधिकारी धन का। मित्रों, ग्रामीण परिवेश का वर्णन करते हुए पंत कहते हैं कि गांव के लोग अपने अपने घरों में घुसकर अपने बारे में सोच रहे हैं कि किस प्रकार लोगों में सामूहिक जीवन आए, अर्थात सब लोग एक समान सब सुविधाओं का भोग करें। क्या ऐसा हो नहीं सकता कि सभी लोग मिलकर एक नए संसार का निर्माण करें और जीवन के सब सुखों का उपभोग सब मिलकर कर सकें। लोगों को शोषण से मुक्ति दिलाना बहुत आवश्यक है। धन पर सारे समाज का समान अधिकार है। यदि संसार की इस व्यवस्था में परिवर्तन होता है, तभी सब लोगों का जीवन सुखी और समृद्ध बन सकेगा। दरिद्रता पापों की जननी, मिटे जनों के पाप ताप भय, सुंदर हो अधिवास वसंतन, पशु पर फिर मानव की हो जय। व्यक्ति नहीं जग की परिपाटी, दोषी जन के दुख क्लेश की, जन का श्रम जन में बंट जाए, प्रजा सुखी हो देश देश की। मित्रों, पंत जी कहते हैं कि गरीबी सब पापों की जड़ है, अर्थात गरीबी ही सब प्रकार के पाप करवाती है। कवि की इच्छा है
कि लोगों के जीवन से पाप, दुख और भय मिटने चाहिए। लोगों को रहने के लिए सुंदर मकान, कपड़े और स्वस्थ शरीर मिलने चाहिए। इससे पशुता की भावना पर मानवता की विजय हो सकेगी। कवि कहता है कि ऐसी स्थिति के लिए कोई एक व्यक्ति दोषी नहीं है, बल्कि संसार की पूरी परिपाटी अर्थात इस संसार की परंपराएं ही इसके लिए जिम्मेदार हैं। लोग दुखी हैं और मन में पीड़ा है। यदि लोगों में उनकी मेहनत का फल आपस में बंट जाए, तो सारे देश की जनता सुखी हो जाएगी। टूट गया वह स्वप्न वणिक का, आई जब गुड़िया बेचारी, आध पाव आटा लेने, लो लाला ने फिर डंडी मारी। चीख उठा घुघू डालों में, लोगों ने पट दिए द्वार पर, निगल रहा बस्ती को धीरे, गाढ़ अलस निद्रा का अजगर। मित्रों, कवि वर्णन करते हुए कहता है कि गांव का वह छोटा दुकानदार अकेला बैठा हुआ ऐसा सपना देख रहा है कि संसार के सभी लोगों को सुख प्राप्त हो, लेकिन वह दुकानदार अपने सपने को व्यवहार के धरातल पर नहीं उतार पाता, क्योंकि कवि कहते हैं कि उसी समय जब गांव की एक बुढ़िया स्त्री उससे आधा पाव अर्थात थोड़ा सा आटा खरीदने आती है, तो वही दुकानदार जो अब तक समानता की बातें सोच रहा था, जब गांव की एक बूढ़ी स्त्री उससे आधा पाव अर्थात थोड़ा सा आटा खरीदने आती है, तो वही दुकानदार उसे आटा कम तोल कर देता है, डंडी मारता है। अर्थात कवि कहना चाहते हैं कि इस असमान अर्थव्यवस्था के लिए वह दुकानदार स्वयं भी दोषी है। स्थिति का प्रतीक घुघू जब चीखता है, तो लोग अपने घरों के दरवाजे बंद कर लेते हैं, अर्थात शोषक वर्ग की एक घुड़की उन्हें चुप करा देती है और धीरे-धीरे सारा गांव नींद में डूब जाता है। ऐसा लगता है कि नींद का अजगर उन्हें निगल रहा है। मित्रों, प्रस्तुत कविता में संध्या के समय होने वाले प्राकृतिक परिवर्तनों, ग्रामीण जीवन के दैनिक क्रियाकलापों के वर्णन के साथ-साथ मानवता और संवेदनशीलता का संदेश दिया गया है। कवि एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था की आवश्यकता पर बल देता है जो शोषण मुक्त हो, जिसमें दरिद्रता न हो और कर्म और गुणों के आधार पर साधनों और अर्थ की प्राप्ति हो। गांवों में दरिद्रता, उत्पीड़न और निराशा व्याप्त है, परंतु व्यक्ति इनको प्रकट करने में असमर्थ है। कवि समस्त पापों का कारण दरिद्रता को मानता है। दरिद्रता के लिए कोई व्यक्ति विशेष दोषी नहीं, बल्कि सामाजिक व्यवस्था दोषी है। गांव के बनिए के माध्यम से कवि कहना चाहता है कि जब व्यक्ति की सोच और आचरण समान हो, कथनी और करनी समान हो, तभी सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन संभव है। तो मित्रों, यह थी सुमित्रा नंदन पंत की कविता संध्या के बाद। यदि आपको यह वीडियो व्याख्यान अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने मित्रों के साथ अधिक से अधिक साझा करें। चैनल पर यदि पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर भविष्य के सभी वीडियोज की सूचना अपने तक सबसे पहले पहुंचाएं। पीडीएफ तथा अन्य सहायता के लिए हमसे टेलीग्राम पर जुड़ें और देखते रहें बातें साहित्य की। धन्यवाद।